ओके, आज अपने बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से जो एचएससी के अंदर, पीजीआई के अंदर पूछे जाने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से अपने नहीं देख सकते, नॉट सीन बाय नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। स्टडी करने वाली ये मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। और इसके अंदर क्या है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, क्या आएंगे, पैथोजेनिक भी और नॉन पैथोजेनिक भी आएंगे। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं वो, और नॉन पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। किसकी? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर की बात करें तो फादर कौन है माइक्रोबायोलॉजी का? लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। इन्होंने जर्म थ्योरी दी, ठीक है भाई, जर्म थ्योरी, कॉइंड वैक्सीन की खोज की, ठीक है भाई, पास्चुराइजेशन दिया, आगे बात सुने। इस प्रकार इसका बहुत सारा योगदान था, इसलिए इसे क्या बोल दिया, लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन रहेंगे? अगर आपको मिले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑप्शन में, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और एक होगा रॉबर्ट कोच। क्लियर भी? एक क्या होगा? रॉबर्ट कोच। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि फादर कौन है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर ऑप्शन के अंदर ये देखना, प्रायोरिटी आप देना रॉबर्ट कोच को, क्योंकि रॉबर्ट कोच क्या है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं। क्लियर? और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है वो पुराने हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि रॉबर्ट कोच का आपको ऑप्शन नहीं देते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही करना पड़ेगा। क्लियर भी? उसके बाद अपने बात करते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर रहेंगे अपने जोसेफ लिस्टर। कौन रहेंगे? जोसेफ लिस्टर रहेंगे। आगे इतनी बात समझ में। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि और माइक्रोबायोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो और एक अपने बात करते हैं हैंसन बेसिलाई। जो अपने डॉक्टर हैंसन थे, वो उन्होंने क्या किया था, डिप्थीरिया की खोज की थी क्या, या लेप्रोसी की खोज की थी? लेप्रोसी की। किसकी? लेप्रोसी की, जो लेप्रोमेटस लेप्री से होता है। ठीक है सर, एक काम करो, आप इनको ना वो करवा दो, कुछ एमएस का चैप्टर करवा दो, या आगे करा दो माइक्रो का, ठीक है, थ्योरी करवानी है इनको। ओके, अब देखो उसके बाद फादर ऑफ वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर, ये कौन है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन के फादर कौन है? एडवर्ड जेनर। और सबसे पहले इन्होंने बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन। किसके लिए बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के लिए। और स्मॉल पॉक्स अब क्या है, इरेडिकेट हो चुका है। क्लियर भी? उसके बाद अगर अपने बात करते हैं बैक्टीरिया की, किसकी? बैक्टीरिया की। तो ध्यान रहे, बैक्टीरिया है उसको म्यू एम के अंदर मेजर किया जाता है। बैक्टीरिया के साइज को मेजर करने वाली यूनिट क्या रहेगी? म्यू एम रहेगी। और बैक्टीरिया कुछ तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसकी सेल वॉल में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? टेकोइक एसिड। और ये बनी होगी लिपो ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी? ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है इसकी सेल वॉल। वहीं ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर टेकोइक एसिड नहीं होता है। टेकोइक एसिड ओनली ग्राम पॉजिटिव में पाया जाएगा। और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है वो बनी होगी लिपोपोलीसेकेराइड से। किससे बनी होगी? लिपोपोलीसेकेराइड से बनी होगी। क्लियर भी? उसके बाद अगर अपने और बात करें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ग्राम जो बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो म्यू एम वाला साइज इतना ध्यान रखना, और एक बैक्टीरिया की अगर थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लो कि बैक्टीरिया के ऊपर दो सेल वाल होती है, एक तो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर से क्या निकलते हैं इस प्रकार पिलाई निकलते हैं, क्या निकलेंगे पिलाई। ठीक है भाई, ये क्या है पिलाई है सारे पिलाई। ठीक है, इन पिलाई का काम होता है मूवमेंट अटैचमेंट, क्या करते हैं ये अटैचमेंट करेंगे, और बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कुछ सेल्यूलर कंटेंट एक्सचेंज करने हैं, तो वो भी काम किसके थ्रू होगा पिलाई के थ्रू होगा। क्लियर भी। और उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर इस प्रकार की एक लेयर और होती है जिसे क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं। और इनर सेल से क्या निकलेगा इसके इस प्रकार एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे क्या बोलते हैं फ्लैजिला, क्या बोलेंगे फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला का काम होता है लोकोमोशन, लोकोमोशन बोले तो मूवमेंट करवाता है ये बैक्टीरिया को मूवमेंट कौन कराएगा लोकोमोशन कौन कराएगा फ्लैजिला। पिलाई क्या काम करेगी अटैचमेंट का काम करेगी, और दूसरा काम क्या सेल्यूलर एक्सचेंज कराना है। ठीक है भाई। और उसके बाद अगर बात करें तो इस प्रकार एक इसके अंदर मल्टी लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं मीजोसोम, क्या बोलेंगे मीजोसोम। और ये मीजोसोम क्या करता है रेस्पिरेशन का काम करेगा, किसका रेस्पिरेशन का। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मीजोसोम, क्योंकि अपनी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या करता है एटीपी स्टोरेज का काम करता है, एनर्जी देता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम एनर्जी देगा और ये रेस्पिरेशन का काम करता है। क्लियर भी। उसके बाद अगर और बात करें एक होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कराओ, क्या होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कराओ, बैक्टीरियल ग्रोथ कराओ। ठीक है भी। अब देखो इसके अंदर ना माइक्रो के इस लेक्चर के अंदर अपने इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भी, उतनी बात का जिक्र करेंगे, अपने फालतू नहीं पढ़ेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मतलब है एक आर्टिफिशियल कल्चर तैयार करके उसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है उसे उस ग्रोथ के पैटर्न को अपने क्या करते हैं एक ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसके अंदर फेज देखो, एक तो होती है लैग फेज, ठीक है भाई, दूसरी होती है लॉग फेज, कौन सी लॉग फेज, तीसरी होती है स्टेशनरी फेज, कौन सी स्टेशनरी फेज, और चौथी होती है डिक्लाइन फेज। अब देखो क्वेश्चन जो बनेगा वो एक तो ये बनेगा कि बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है मल्टीप्लिकेशन करता है वो कौन सी फेज में करेगा, तो बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेगा वो कौन सी फेज में करेगा, मल्टीप्लिकेशन लॉग फेज के अंदर करता है। ठीक है भाई, आगे बात है। और बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम बनाएगा वो लैग फेज में, एंजाइम किस फेज में बनाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लैग फेज के अंदर। आगे बात सुने। और उसके बाद अपने और बात करते हैं तो स्टेनिंग टेक्निक की बात कर लेते हैं। क्या आएगा स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टेनिंग एक तो होती है ग्राम स्टेन, क्या है ग्राम स्टेन। तो इसमें स्टेनिंग में क्या करते हैं कि अगर आपको बैक्टीरिया का साइज शेप देखना है और उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है तो उसके ऊपर डाई डालनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। क्लियर भी। तो ग्राम अब्राहम ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि कलर डाल दिया बैक्टीरिया की सेल वॉल पे। कलर डालते ही जो बैक्टीरिया ब्लैक, ब्लू और वॉयलेट कलर में चेंज हो गए, ये कलर दिया वो तो सारे क्या हो गए ग्राम पॉजिटिव। क्लियर। और जो बैक्टीरिया रेड और पिंक कलर दे दिया जिन बैक्टीरिया ने, वो सारे क्या हो गए ग्राम नेगेटिव हो गए। आगे बात समझ में। उसके बाद अपने को दूसरी स्टेन देखनी है, एक जेड स्टेन होती है। क्या होती है जेड स्टेन, जिसे क्या बोलते हैं जिहेल निल्सन स्टेन। ठीक है, जेडन स्टेन, इसे एसिड फास्ट स्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे एसिड फास्ट स्टेन भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। एसिड फास्ट स्टेन का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइकोलिक एसिड पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाएगा माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड।
तो ये बैक्टीरिया एसिड से डीकलराइज नहीं हुए, तो जो डीकलराइज नहीं हुए उन्हें क्या बोल दिया, एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है अभी, जैसे टीबी, क्लोस्ट्रीडियम, नोकार्डिया, ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, एसिड फास्ट होते हैं, जो जेडन स्टेन से लिए जाते हैं। इसीलिए तो जो कोट्स डिजीज है, टीबी है, उसको कौन सी स्टेन करेंगे, उसके लिए जेडन स्टेन या फिर कौन सी करेंगे, एसिड फास्ट स्टेन की जाती है। क्लियर भी। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि और अपने से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो और पूछा जाएगा स्टरलाइजेशन से। किससे, स्टेरिलाइजेशन से। स्टेरिलाइजेशन, तो स्टेरिलाइजेशन के अंदर वैसे तो केमिकल मेथड भी होते हैं, बहुत सारे फिजिकल मेथड भी होते हैं। ठीक है अभी, और नेचुरल मेथड भी, जैसे सनलाइट है। ठीक है अभी ये, लेकिन इसमें अपने क्या पढ़ना है, एक तो ऑटोक्लेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑटोक्लेव। एक पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, और एक पढ़ेंगे अपने एल्कोहल, एल्कोहल, और एक पढ़ेंगे अपने ग्लूट्रेल्डिहाइड, डिहाइड, एक पढ़ेंगे अपने हाइपो क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, हाइपोक्लोराइड। तो सबसे पहले ऑटोक्लेव की बात करें, तो ऑटोक्लेव आपको पता है गन मेटल का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है भाई, मॉडिफाइड प्रेशर कुकर जैसा होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, मोस्ट हीट मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोस्ट हीट मेथड। क्या बोलेंगे, मोस्ट हीट मेथड बोलते हैं इसे। ठीक है भाई, और ऑटोक्लेव जो है उसकी खास बात यह है कि सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये क्या करता है, स्पोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये स्पोर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। मोस्ट हीट मेथड है। ठीक है अभी, इसका टेम्परेचर जो रखना होता है अपने को, वो रखना होता है भाई 121 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर की बात करें तो ऑटोक्लेव का प्रेशर होता है 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 15 LBS। ठीक है अभी, टाइम ड्यूरेशन इसका रखते हैं 20 से 30 मिनट तक। कई बार ऐसा लिखा था 15 से 30 मिनट का भी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन जो ऑटोक्लेव की ये रहेगी, सबसे बेस्ट मेथड है। इसके अंदर स्टीराइल जो करेंगे आर्टिकल, उनमें स्पोर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर भी, तो सबसे बेस्ट मेथड है। उसके बाद हॉट एयर ओवन की बात करें, तो हॉट एयर ओवन की अगर बात की जाए, तो हॉट एयर ओवन इस प्रकार का एक चैम्बर होता है। ठीक है अभी, और इसके अंदर एक क्या होती है, इस प्रकार रोड लगी रहती है, इलेक्ट्रिकल रोड लगी रहती है। ठीक है भाई, और इसके अंदर एक क्या होता है, इस प्रकार फैन लगा रहता है इसके ऊपर। इसमें आर्टिकल रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, 160 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे 1 आवर्स के लिए। किसके लिए, 1 घंटे के लिए क्या रखेंगे, 160 डिग्री। लेकिन ये क्या है, ड्राई हीट मेथड है। क्या है, ड्राई हीट मेथड है। ठीक है भाई, इसमें स्टरलाइजेशन कंट्रोल लगा देते हैं, यहाँ पे एक टेप चिपकाते हैं जिसके अंदर स्टरलाइजेशन कंट्रोल कौन सा होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। तो ध्यान दें, हॉट एयर ओवन के लिए तो स्टरलाइजेशन कंट्रोल कौन सा रखेंगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। और उसके बाद दूसरी बात करते हैं ऑटोक्लेव के लिए, तो ऑटोक्लेव के ऊपर भी टेप चिपकाते हैं, उसमें कौन सा होता है, स्टीरोथर्मोफिलस बैक्टीरिया होता है। कौन सा, स्टीरोथर्मोफिलस बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, कुछ बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, इनको कुछ नहीं करना अपने को। उसके बाद एक है पास्चुराइजेशन मेथड। कौन सा, पास्चुराइजेशन मेथड, पास्चुराइजेशन मेथड। ये भी एग को स्टाइल करने के लिए, ठीक है, स्टेन करने, जो स्टेनिंग टेक्निक होती है उसके लिए, कल्चर मीडिया के लिए, मिल्क को स्टाइल करने के लिए पास्चुराइजेशन मेथड यूज किया जाता है। इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो होल्डर मेथड, दूसरा होता है फ्लैश मेथड। कौन सा, फ्लैश मेथड। ठीक है अभी, तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि होल्डर मेथड का टेम्परेचर है वो 63 डिग्री होता है। कितना, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से 20 मिनट तक। और फ्लैश मेथड होता है इसका 72 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 से 20 सेकंड तक होता है। ठीक है अभी, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लैश मेथड, होल्डर मेथड में तो 63 डिग्री पे एक बार उबाल के छोड़ देंगे, लेकिन फ्लैश मेथड की बात करें तो फ्लैश मेथड के अंदर क्या होगा कि 72 डिग्री के ऊपर एक बार गर्म करेंगे, फिर इसे वापस 13 डिग्री पे ठंडा कर देंगे, फिर वापस इसे 72 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं। तो ये दोनों मेथड किसके हैं, पास्चुराइजेशन के हैं। क्लियर भी। उसके बाद अगर और बात की जाए तो अपने करते हैं ग्लूट्रेल्डिहाइड।
ग्लूट्रेल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, साइडेक्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइडेक्स बोलेंगे। और हमेशा 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड यूज किया जाता है, क्लियर भी। और हाइपोक्लोराइड है वो जैसे HIV इन्फेक्टेड जो जितने भी आर्टिकल वगैरह है और है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। और हाइपोक्लोराइड 1% यूज करेंगे, कितना यूज करते हैं, 1% हाइपोक्लोराइड हमेशा यूज करेंगे, क्लियर। आगे बात सुन में। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल हमेशा 70% यूज करते हैं। और 70% ही एल्कोहल क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसको क्या कर देगी, डैमेज कर देती है और बैक्टीरिया अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्लियर। आगे बात सुन में। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की, किसकी, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर क्या बोलते हैं BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है अभी। BMW, ये जो BMW एक्ट आया था ये आया था 1998 में, कब आया था, 1998 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग अब क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी 4 डिब्बे होते हैं ना, ठीक है, BMW बिन, BMW बिन 4 प्रकार के डिब्बे रखे जाते हैं, जिनमें पहला स्टेप क्या होता है भाई, पहला स्टेप होता है BMW वेस्ट का, पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप BMW बिन का, नहीं पता। पहला स्टेप होता है BMW बिन का सेग्रीगेशन करना, क्या करते हैं, BMW इसने तो गाड़ी भी दे दी भाई, ठीक है भाई। कोई ना BMW वाले लग जाओगे तब ले आना भी, सरकार खूब देगी सैलरी, 70,000 रुपये महीने के। आपको समझ ही नहीं आएगा भी कौन सी लेके आनी है कौन सी नहीं। अगर किसी का ना समझाए तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि कौन सी लेके आनी है, ठीक है। BMW बिन की अगर बात करें तो BMW बिन में एक तो होता है रेड चेम्बर, एक होता है येलो, एक होता है वाइट, ठीक है भाई। अब देखो चलो मैं बता दूंगा, आप कलर से पहचान जाना, ये क्या है, येलो चेम्बर, क्या है, येलो चेम्बर। येलो चेम्बर में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जितने भी है, बॉडी फ्लूइड जितना भी है, ठीक है भी, कोई कॉटन पीस है, गोज पीस है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, ब्लड इन्फेक्टेड है, ड्रेसिंग है, ये सारा किस में डालते हैं, येलो वाले के अंदर। उसके बाद ध्यान रहे प्लासेंटा वगैरह ये भी येलो वाले के अंदर डालेंगे। एक्सपायर्ड मेडिसिन ये और साइटोटॉक्सिक मेडिसिन विद ग्लास एम्प्यूल वाली किस में डालते हैं, येलो के अंदर ही डालते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर और बात करें तो इसके अंदर बस इतनी चीजें हैं, आपको पता ही है नॉर्मली येलो के अंदर क्या डालते हैं। ब्लू के अंदर बात करें तो ब्लू के अंदर जितने भी जैसे एम्प्यूल है, ब्रोकन एम्प्यूल होगी, ठीक है, कांच का जितना भी मटेरियल है वो सारा किस में डालेंगे, ब्लू के अंदर डालते हैं। मेटेलिक जो इम्प्लांट वगैरह होते हैं, कॉपरेटी वगैरह, वो भी किस में जाएगी, ब्लू के अंदर डालते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर व्हाइट की बात करें तो आजकल तो पंक्चर प्रूफ कंटेनर चल गया, ठीक है भाई। उसके अंदर क्या करते हैं, जितने भी नीडल्स है, ठीक है, वो डाल दी जाएगी, कैनुला के स्टिलेट है वो डाल दिए जाएंगे, स्काल्पल ब्लेड वगैरह है वो डाल देंगे, स्टिच किया है जो नीडल है स्टिच वाली, ठीक है भाई, सुचरिंग नीडल, वो इसके अंदर डाल दी जाती है, ठीक है भाई। और नेल्स वगैरह और तो क्या है भाई इसके अंदर, ये डाले जाएंगे। एक है फिर रेड, रेड के अंदर क्या डालेंगे, जितना भी प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट, जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, जैसे सिरिंज है, ठीक है भी, कैनुला किसमें डालते हैं, रेड में डालते हैं, ठीक है भाई। IV ट्यूब है, ठीक है, ET ट्यूब है, ग्लव्स वगैरह है, ब्लड बैग है, ये सारे BT सेट वगैरह, ठीक है, यूरिन बैग वगैरह, ये सारे किस में डालेंगे, अपने रेड के अंदर, ठीक है भी। और ये आया एक्ट 2018 के अंदर दोबारा मॉडिफाई हुआ था, वो है, ठीक है। एक आ गया ब्लैक, ठीक है, ब्लैक की जगह दूसरे कर दिया, ग्रीन भी कर दिया है, ठीक है, एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा वाला, ठीक है। ब्लैक के अंदर हमेशा नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल डाला जाएगा, जैसे रेपर वगैरह हो गए और है, ठीक है भाई, ये सब डाले जाएंगे, क्लियर। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं अपने BMW बिन के बाद, तो इसके अंदर सैंपल कलेक्शन के तरीके बताए हैं।
सैंपल कलेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो अपने क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाएगा कि स्पूटम कब लेंगे, तो स्पूटम अर्ली मॉर्निंग लेना होता है, ठीक है। और यूरिन का सैंपल लें तो मिड स्ट्रीम यूरिन लेना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपने इम्यूनिटी की, किसकी, इम्यूनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी वो रेसिस्टेंस पावर होती है बॉडी की, जिससे कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये इम्यूनिटी क्या करती है, तुरंत अपने को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इनेट, कौन सी, इनेट, इनेट में भी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दो होती है, ठीक है, बाई बर्थ मिलती है। और एक होता है एक्वायर्ड, कौन सी, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के अंदर भी दो होती है, एक एक्टिव एक्वायर्ड, एक होती है पैसिव एक्वायर्ड, कौन सी, पैसिव एक्वायर्ड। अब देखो इसके अंदर भी एक्टिव एक्वायर्ड में भी दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड, ठीक है, एक होती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव, एक्टिव एक्वायर्ड, ठीक है। इसी प्रकार पैसिव एक्वायर्ड है, वो भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो नेचुरल पैसिव, एक होती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पैसिव। तो इसके अंदर ध्यान से सुनना, एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा लॉन्ग टाइम तक काम करेगी, एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा क्या करेगी, लॉन्ग टाइम तक काम करेगी, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी है वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है, किसके लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। क्लियर, इसमें क्या देख रहे हो आप लोग, इसमें देखने मिल जाएगा हैं, जब इधर पढ़ा रहा हूं तो इधर ध्यान दो ना, किताब में घुसे हो तो पूरा दिन से घुसे हुए हो, कुछ समझाया फिर, कार्टून कहेंगे। अब देखो नेचुरल एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो अपने को इन्फेक्शन से मिलती है, किससे मिलती है, इन्फेक्शन, जैसे कि मान लो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, तो इससे क्या होगी, इन्फेक्शन नेचुरल सोर्स है और इससे क्या मिलेगी, एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है। एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब लैब के अंदर प्रिपेयर की होगी लेकिन क्या होगी, वो एक्टिव होगी, लंबे टाइम तक काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा एंटीजन से मिलती है। एंटीजन बोले तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है जिनकी कोई बूस्टर डोज ना हो, उन सब से क्या मिलेगी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी। और पैसिव शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है। नेचुरल पैसिव की अगर बात की जाए, नेचुरल पैसिव की अगर बात की जाए तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या आएगा, जैसे मान लो इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस हुआ, आईजीए ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिला, ठीक है अभी, तो ये क्या है, नेचुरल है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगी। इसी प्रकार आर्टिफिशियल पैसिव, आर्टिफिशियल है, लैब प्रिपेयर्ड है लेकिन पैसिव है, शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगी। जैसे मान लो कोई किल्ड वैक्सीन है, क्या है, किल्ड वैक्सीन से दी, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है। क्लियर भी, तो इतना ध्यान रखना, वो कैसे ही घुमा के पूछ ले आपको कि भाई प्लासेंटा के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन सी मिलती है तो भी बता देना, किल्ड वैक्सीन के थ्रू कौन सी मिलती है तो भी बता देना, लाइव वैक्सीन से कौन सी मिलती है, नेचुरल इन्फेक्शन अगर हो गया तो कौन सी मिलेगी, ठीक है भाई। इसके अकॉर्डिंग आप इम्यूनिटी को क्लासिफाइड कर सकते हो। क्लियर भाई। उसके बाद अगर अपने बात करें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन मैंने ब्लड वाले चैप्टर में ही करवा दिए। और उसके बाद आपसे पूछेगा हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, किसके बारे में, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पूछेगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो ये वाली देना मेरे को बुक, हाइपर, लास्ट पेज निकाल दो इसका, माइक्रो का लास्ट पेज नहीं है, ये रही, लास्ट पेज दे दो, क्योंकि लास्ट पेज पे हाइपर सेंसिटिविटी लिखी हुई है। अब देखो हाइपर सेंसिटिविटी, ये मार्कर दिखता नहीं है ना, कम दिखता है, चलो ये ले लेते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी।
हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट अपनी ही बॉडी का इम्यून पावर क्या है, एक्टिव होगा, लेकिन वो क्या करता है, अपने ही बॉडी के टिश्यू को डैमेज करने लग जाता है। जैसे रोमेटोइड अर्थराइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, थायराइड अगर बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म है, सिस्टेमिक लूप्स एरिथ्रोमेटस है, ये सारे क्या होंगे, ऑटो इम्यून डिजीज होंगे। क्योंकि अपनी बॉडी में जैसे एंटीजन गया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन एंटीबॉडी किस हिसाब से बनती है कि एंटीजन की स्ट्रक्चर कैसी है, उस एंटीजन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडी बनती है। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू भी होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर उस एंटीजन जैसी होती है, इसलिए एंटीबॉडी क्या करेगी, दो जगह जाएगी, एक तो जहां पे रियल एंटीजन प्रेजेंट है, एक अपनी बॉडी के टिश्यू है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को तो किल कर देगी, लेकिन उसके साथ साथ अपने टिश्यू को भी डैमेज कर देगी। और मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीज होगी वो किसकी होगी, कनेक्टिव टिश्यू की होगी। किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की होगी। आगे बात समझ में। तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी की अगर बात की जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर ये कह रहा है कि एक तो होती है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। क्या, टाइप फर्स्ट, जिसे क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसमें इम्यूनोग्लोबिन IgE काम करेगा। कौन करेगा, IgE। इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर जैसे एग्जांपल की बात करें तो अर्टिकेरिया है, एक्जिमा है, हे फीवर है, अस्थमा है, एक्यूट डर्मेटाइटिस। अर्टिकेरिया, एक्यूट डर्मेटाइटिस, ठीक है, हे फीवर, हे फीवर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। इसी प्रकार अगर बात करें टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, किसकी, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी की। तो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी है वो होती है साइटोटॉक्सिक। क्या होगी, साइटोटॉक्सिक। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई किसी के, क्या, ब्लड बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो वो किस में जाएगी, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी में। इसी प्रकार ग्रेव्स डिजीज है, परनीशियस एनीमिया है, और इसने बताया है डायबिटीज मेलाइटिस है, ये सारे किसके एग्जांपल है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी के। इसी प्रकार टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन। टाइप थर्ड में क्या आ जाएगा, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल के अंदर क्या आ जाएगा, सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन। ये एग्जांपल आपको सिर्फ है ना एग्जांपल याद रखने हैं, और आपसे तो मोस्टली या तो पूछेगा टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी या पूछेगा टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी, इन दो से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है भाई। उसके बाद ये कह रहा है टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है। टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी क्या है भाई, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, डिलेड, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे मान लो ट्यूबरकुलिन टेस्ट, कुलिन टेस्ट, एमटी टेस्ट करते हैं ना, जो किसका एग्जांपल रहेगा, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दूसरा एग्जांपल क्या याद रखना है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये किसके एग्जांपल हैं, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। बस आपको एग्जांपल ही याद रखने हैं, ठीक, कि कौन सा किसका है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर अपने और बात करें तो इसके अंदर माइक्रो में आपसे पूछ सकता है भाई, हाँ, एक तो पूछेगा आपसे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। कोकाई ये क्या करता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कोरिया करवा देगा, क्या करा देगा, कोरिया, और क्या करवा देगा, रोमेटोइड
आर्थराइटिस या एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस जिसके लिए ड्यूक क्राइटेरिया यूज करते हैं। क्या करेंगे? ड्यूक क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है भाई। और दूसरा ये क्या कर देगा, कार्डाइटिस भी करा देगा। पूरे हार्ट की इन्फ्लामेशन से तीनों लेयर की इन्फ्लामेशन होगी तो पेन कार्डाइटिस करवा देगा। इसके लिए जोहन क्राइटेरिया रखते हैं। क्या है? जोहन क्राइटेरिया। और जोहन क्राइटेरिया एक तो होता है मेजर, एक होता है माइनर। माइनर क्राइटेरिया में क्या आएगा? फीवर और अर्थलेजिया आएगा। क्या आएगा? अर्थलेजिया। जॉइंट पेन और फीवर तो किस में आएंगे? जोन के माइनर क्राइटेरिया में आते हैं। बाकी सारे क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, कोरिया हो, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस हो, ये सब किस में चले जाएंगे? मेजर क्राइटेरिया के अंदर चले जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद ये कह रहा है भाई और क्या करवा सकता है ये, और तो बहुत कुछ करवा सकता है ये। ठीक है, स्कारलेट फीवर भी करवा देगा। क्या करवा देगा? स्कारलेट फीवर, जिसके लिए क्या करेंगे? डिक टेस्ट करते हैं। स्कारलेट फीवर के लिए क्या करेंगे? डिक टेस्ट करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद और अपने से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर और इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अब देखते हैं अपने कि और आपकी किताब के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरिया के नाम लिखता हूं मैं, आपको याद रहे तो। जैसे ये न्यूमोकोकाई क्या करवाएगा? न्यूमोनिया। न्यूमोकोकाई क्या करवाता है? न्यूमोनिया। और नाइजीरिया, एक बैक्टीरिया क्या होता है? नाइजीरिया। नाइजीरिया, नाइजीरिया ये क्या करवाएगा? अभी एक तो करा देगा नाइजीरिया गोनोकोकाई, तो क्या करेगा? गोनोरिया। गोनोरिया करवा देगा एक तो। एक क्या करवा सकता है? ये मेनिनजाइटिस करवा सकता है। नाइजीरिया मेनिनजिस क्या करेगा? मेनिनजाइटिस करवा सकता है। एक है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया कौन कराएगा? डिप्थीरिया कौन कराता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी करवाता है। ठीक है भाई, डिप्थीरिया। इसके लिए कौन सा करेंगे टेस्ट? सिक टेस्ट। कौन सा? सिक टेस्ट करते हैं। और डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? लोफर बेसिलाई भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिप्थीरिया को लोफर बेसिलाई भी बोलते हैं। उसके बाद है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या कराएगा? टीबी करवा देगा। टीबी कौन करवाता है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है भाई, जिसे क्या बोलते हैं? कोच डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोच डिजीज। ठीक है भाई। और एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोलते हैं। ठीक है भाई। इसका मेन साइन है जिसमें लो ग्रेड फीवर, परसिस्टेंट कफ मोर देन 2 वीक तो आता ही है, लेकिन मेन साइन आएगा हिमोप्टाइसिस। किसका? हिमोटाइसिस। ये ऐसी टर्म भी याद रख लेना, ठीक है, कि हिमोटाइसिस किसे बोलते हैं? जब स्पुटम के अंदर ब्लड आता है तो उसे क्या बोलेंगे? हिमोटाइसिस बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके लिए अपने क्या क्या कर सकते हैं? अभी एक्सरे करेंगे तो आपको गोन्स ट्यूबरकुल दिखेगा। गोन्स ट्यूबरकुल मतलब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो एक्सरे के अंदर आपको एक इस प्रकार क्या दिखेगा? सपोर्ट दिखेगा जिसमें ग्रेन्यूल्स बने होंगे। क्या बने होंगे? ग्रेन्यूल्स। और चीजी पनीर जैसी स्ट्रक्चर, केसियस नेक्रोसिस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी एक्सरे करोगे तब। ठीक है भी। दूसरा क्या कर सकते हैं? एमटी टेस्ट कर सकते हैं, मोन्टॉक्स टेस्ट, जिसकी रीडिंग 72 घंटे बाद आती है। ठीक है भाई। और इसमें क्या है? मोर देन 15 mm, जो अगर मान लो और कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, सिर्फ टीबी है, अगर उसको मान लो जब एमटी टेस्ट करते हैं उसका इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं ट्यूबरकुलिन, तो मोर देन 15 mm एरिया के अंदर अगर क्या हो जाए? इंड्यूरेशन हो जाए तो वो केस क्या माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। तो इसकी कहानी बता देता हूं। क्लोस्ट्रीडियम ये 3 कैटेगरी के अंदर आता है भाई। वैसे तो 4 कैटेगरी का बैक्टीरिया है। एक तो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये क्या करता है भाई? टिटेनस कोज करेगा। क्या करेगा? टिटेनस कोज करेगा, जिसमें ट्राइसमस हो जाएगा।
ठीक है, लोकजा हो जाएगा, ठीक है, और मास्टर्स मसल, जो चेविंग मसल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई के अंदर, ये मिट्टी के अंदर भी 20 साल तक 10 साल तक सर्वाइव कर सकता है, इतना खतरनाक होता है। दूसरे की अगर बात करें तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, ये कराएगा फूड पॉइजनिंग। क्या कराता है, फूड पॉइजनिंग करवाएगा। तीसरा बैक्टीरिया की अगर बात करें अपने तो कौन सा आ जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम पेरीफ्रीजन। क्लोस्ट्रिडियम पेरीफ्रीजन ये क्या करवाता है, गैस गैंग्रीन करवा देता है। क्या करवाएगा, गैस गैंग्रीन। और चौथे बैक्टीरिया की बात करें तो क्लोस्ट्रिडियम, चौथा कौन सा होता है, क्लोस्ट्रिडियम वल्चाई। कौन सा, क्लोस्ट्रिडियम वल्चाई। ये पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो या पोस्टमार्टम इन्फेक्शन हो, सबसे ज्यादा इससे होने के चांस रहते हैं। उसके बाद है साल्मोनेला। टाइफाइड फीवर की बात करते हैं, किसकी, टाइफाइड फीवर की। और टीबी का जो कन्फर्मेटरी मैंने बताना भूल गया भाई, स्पुटम एग्जामिनेशन, ठीक है। टाइफाइड क्या है, साल्मोनेला पैराटाइफाई से होता है। साल्मोनेला टाइफाई से होता है, ए से भी होता है, बी से भी होता है, पैराटाइफाई से भी होता है, ठीक है। इसे एंटेरिक फीवर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंटेरिक फीवर। और इससे क्या होगा भाई, ये फिकोरल रूट से होता है। किससे, फिकोरल रूट से। और इसमें क्या आएगा, पी सूप स्टूल आता है। क्या आएगा, पी सूप स्टूल आता है, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं अपने, विडाल टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, विडाल टेस्ट करते हैं। क्लियर भाई। उसके बाद अगर और बात करें तो नेक्स्ट के अंदर है विब्रियो। क्या है, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा ये क्या करवाता है भी, कोलेरा करवाएगा। क्या कराएगा, कोलेरा, जिसे हेजा बोल लेते हो ना। इसमें क्या आएगा, राइस वाटर स्टूल। और क्या आएगा, वाशरमैन हैंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाशरमैन हैंड हो जाते हैं, ठीक है भी, वाशरमैन हैंड हो जाते हैं किसके अंदर, कोलेरा के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद अगर और बात करें तो ट्रिपिनोमा पैलेडियम वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्या, सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस किससे होता है, ट्राइपेनोमा पैलेडियम से। ये स्पाइरोचेट कैटेगरी का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। किसका, स्पाइरोचेट कैटेगरी का बैक्टीरिया है। और एसटीडी डिजीज है। क्या है, एसटीडी डिजीज है, ठीक है भाई, इतना याद रखना है। अब उसके बाद है परटूसिस, वूपिंग कफ की बात कर लेते हैं। किसकी, वूपिंग कफ, जिसे क्या बोलते हैं, 100 डे कफ भी बोलते हैं, चाइनीज कफ भी बोलते हैं, ठीक है भाई। ये होती है बुरुडेटेला परटूसिस से, परटूसिस से। और ये सबसे ज्यादा अगर बात करें इंसिडेंस 2 साल वाले बच्चों में सबसे ज्यादा होती है बुरुडेटेला परटूसिस, जो वूपिंग कफ है, काली खांसी जिसे बोलते हैं। क्लियर भाई। उसके बाद अगर और बात की जाए तो आ गया अपने पास डोंड्रेलिन बेसिलाई या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है भाई। ये वेजाइना में भी पाया जाता है, ओरल कैविटी में पाया जाएगा। जो मिल्क को क्या करता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये विटामिन के का भी सिंथेसिस करता है, विटामिन B12 का भी सिंथेसिस करता है। क्लियर। उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। कुछ प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ में सबसे पहले एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये कराएगा डायसेंट्री। क्या कराएगा, डायसेंट्री, ठीक है भाई। इसमें क्या है, डायरिया के साथ साथ ब्लड भी आने लग जाता है, ठीक है भाई। ट्राइकोमा वेजाइनालिस, ये भी वेजाइना के अंदर इंफेक्शन करेगा। प्लाज्मोडियम है वो क्या करेगा, मलेरिया करेगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया। ये क्या है, फीमेल एनाफिलिस से होता है भी। अपने इंडिया के अंदर प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम
मलेरी 3 कैटेगरी पाई जाती है। प्लाज्मोडियम जो ओवेल है वो अपने यहाँ पे नहीं पाया जाता, ठीक है भाई। और मॉस्किटो की अगर बात करें ऑर्थोपोडा के अंदर, तो मॉस्किटो से मलेरिया भी होता है, और मॉस्किटो से क्या हो जाएगा, डेंगू भी हो जाता है। और डेंगू को क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर या डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं भी, ठीक है। और ये होता किससे है, एडिस अजिप्टी से। डेंगू किससे होता है, एडिस अजिप्टी से। और इसे डेंगू वाले को क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। क्लियर भी। बाकी तो ये मैंने आपको इसके अंदर कम्युनिटी के लेक्चर में भी डाल दिया चीजें, ठीक है। और उसके बाद और देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डाल के छोड़ दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद अगर बात करते हैं नाइजीरिया गोनोरी से क्या होगा, ये सब मैंने बता दिया। HIV एड्स किससे होता है, ठीक है। मीजल्स मम्प्स रूबेला, इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली उसके अंदर ही बता दिया, ठीक है। और हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि स्टरलाइजेशन के मेथड, जैसे मान लो प्लास्टिक के जो भी है डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट है, वो सब किस में करते हैं, गामा रेडिएशन में करेंगे। किस में करेंगे, गामा रेडिएशन के अंदर करते हैं डिस्पोजेबल जितने भी प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है भाई। और HIV कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है वो हाइपोक्लोराइड के अंदर करेंगे। और गामा रेडिएशन ऑप्शन में ना हो तो ETO भी कर सकते हो, इथाइल ऑक्साइड, ठीक है भाई। और उसके बाद और अगर बात करते हैं तो सारे ये बता दिए मैंने लगभग। वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन किसने दी, ठीक है। और उसके बाद और क्या रह गया भाई जो आपको बताने वाला है, कोलेरा वगैरह। हाँ, मम्प्स किससे होता है, मिग्जो वायरस से होता है। किससे होगा, मिग्जो वायरस से होगा, रेस्पिरेटरी के थ्रू होगा मम्प्स, ठीक है। मिग्जो वायरस से होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होगा। किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी के थ्रू, क्योंकि ड्रॉपलेट है। और ये क्या कराएगा, पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन करवाता है। क्या करवाएगा, पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन, इसलिए MMR वैक्सीन इसके लिए दी जाती है, ठीक है अभी। और TB के लिए BCG वैक्सीन देंगे, टेटनस के लिए TT वैक्सीन देंगे, DPT भी दे सकते हैं, ठीक है। और चिकन पॉक्स है, ये वर्सीला जोस्टर से होता है। मीजल्स है, पेरामिग्जो से हो जाएगा। कोलेरा विब्रियो कोलेरा से, टाइफाइड भी बता दिया, ठीक है भाई। सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बता दी है, मोस्ट ऑफ कुछ नहीं बचा है। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में इसमें भी इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन दे रखे हैं जो मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर के अंदर डाल दिए हैं, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर होगा, क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर। और कैंडिडा एल्बिकेंस से क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस, इससे क्या होता है भी, ओरल थ्रस और वेजाइनल थ्रस होता है, ओरल थ्रस और वेजाइनल। और इसमें क्या होगा, करडी डिस्चार्ज होगा। कैसा, करडी डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल दही जैसा डिस्चार्ज होता है कैंडिडा एल्बिकेंस से, ठीक है अभी। और उसके बाद और बात करें तो भाई डेंगू वाला बता दिया है मैंने, बस भाई इतना ही है। लगभग सारी चीजें मैंने कवर आपको करवा दी है और इसके अंदर कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इतना माइक्रो का अगर इतने चीजें करोगे तो इसमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, और इससे अलावा और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है अभी। कोई एक दो पॉजिटिव एजेंट पूछ लेते हैं,
वो भी मैंने मोस्ट ऑफ डिजीज के आपको करवा दिए। अब आप आराम से इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो और